हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक सोशल साइंस का पॉलिटिकल भाग, जिसमें पहला चैप्टर है हम लोगों का सत्ता में साझेदारी। मतलब या सत्ता में साझेदारी का अर्थ कह दीजिए कि जो शासन व्यवस्था चलाना है उसमें सबकी भागीदारी, इसी की बात की गई है। और इसमें हम लोगों को देखना है बेल्जियम, श्रीलंका और अपना देश महान भारत। इसमें देखने से पहले सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि सत्ता में साझेदारी होता क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर देखेंगे सारी बातों को, तो उसी को देखना ही है। सत्ता में साझेदारी जब सबको एक साथ लेकर सबकी सहभागिता से सबके लिए एक साथ जब सत्ता चलाया जाए, सबको मिलाकर एक साथ कहें तो एकता के साथ, मतलब एक साथ सबको लेकर, सारे वर्ग को लेकर, चाहे जितने भी वर्ग हों सभी वर्ग को एक साथ लेकर और सबकी भागीदारी हो, तो ऐसी जो सत्ता चलाने की प्रवृत्ति है या सत्ता चलाने का जो तरीका है वो क्या है, सत्ता में साझेदारी है। मतलब सबका भागीदारी है, सब मिल के। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों को इसमें देखना है श्रीलंका को, श्रीलंका में क्या हुआ, क्या उसकी दुर्दशा हुई या कैसे वहाँ पर का स्थिति खराब हुआ, सत्ता में साझेदारी हुई या नहीं हुई। और हमको बेल्जियम को भी देखना है, इन दोनों को साथ में लेकर फिर हमको अपनी भारत को देखना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चल जाते हैं बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने शासन कैसे चलाया। बेल्जियम ये जो है आपको यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। किसका? यूरोप महाद्वीप का, जिसको हमने लिख भी दिया है क्या कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ये देश बिल्कुल छोटा सा देश है और यहाँ की जो आबादी है लगभग 1 करोड़ से के ऊपर मानी जाती है। और ये आपको जो है 1 करोड़ मानी भी जाती है। और ये हमारे यहाँ भारत की एक राज्य है हरियाणा, इससे छोटी मानी जाती है। इसकी आधी, छोटी क्या कहिएगा, इससे आधी मानी जाती है। किससे? हरियाणा से। यहाँ की जो आबादी 1 करोड़ है, ये हरियाणा से का भी क्या माना जाता है, आधा माना जाता है। हरियाणा का भी आधा देश है, हरियाणा का भी आधा। कौन? बेल्जियम। यहाँ की राजधानी आपको ब्रुसेल्स है। इसकी राजधानी कहाँ की? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स है कहाँ की राजधानी? आपको बेल्जियम की। अब यहाँ की जो सीमा है, जब देश है तो इसके आसपास, तो जैसे हम लोग कहीं पर रहते हैं, घर का 1/4 दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम बोल देते हैं, तो वैसे ही जो देश है, कोई भी देश है तो हर देश में है। जैसे हमारे यहाँ भारत में उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में हम लोग श्रीलंका को कह देते हैं, पूरब में पश्चिम बंगाल को कह देते हैं, पश्चिम में पाकिस्तान को मान लेते हैं, है ना। तो इसी तरह आपको जो ब्रुसेल्स की का जो चौहद्दी है उसमें है आपको फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी और लग्जमबर्ग इनकी चौहद्दी में है। अब बात आती है कि यहाँ पर हम लोग जो इसको देख रहे हैं, बेल्जियम को देख रहे हैं, ये जो बेल्जियम है इसका हमने लिखा जातीय बनावट। तो यहाँ पर भाषा जो बोलने वाले लोग हैं उसके आधार पर यहाँ की जातियों को बांटा गया। तो यहाँ पर सबसे पहली जो बात आती है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो भाषा बोली जाती है आपको क्या? डच भाषा। कौन भाषा बोली जाती है? डच भाषा बोली जाती है। और ये जो डच भाषा बोली जाती है, ये बोली जाती है किस इलाके में? फ्लेमिश इलाके में। किस इलाके में? फ्लेमिश इलाके में बोली जाती है। कौन? डच भाषा बोली जाती है। और आपको दूसरी जो बात है, दूसरी जो भाषा बोली जाती है, यहाँ बोली जाती है क्या? फ्रेंच। कौन भाषा बोली जाती है? फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और ये आपको बोले जाता है
कौन से क्षेत्र में, ये आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट कीजिए, और नहीं है तो चलिए हम बताते हैं कि आपको ये किस क्षेत्र में। चलिए आप लोग को पता चला, नहीं चला? ये बोलिनिया इलाके में बोली जाती है। ये बोलिनिया इलाके में, मतलब ये बेल्जियम का हिस्सा है बोलिनिया, जहाँ ये बोली जाती है कौन? डच भाषा। अब एक और भाषा बोली जाती है, बोलने वाले लोग रहते हैं यहाँ पर, कहाँ? बेल्जियम में। वो जो भाषा है वो भाषा है आपका जर्मन। कौन भाषा है? जर्मन भाषा बोलने वाले लोग। और ये कौन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं? जर्मन भाषा बोलने वाले लोग। इसके का क्षेत्र ये लगभग सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं, थोड़ी सी तो है ही। तो अब बात कर लेते हैं ये फ्लेमिश बोलने वाले, ये फ्लेमिश इलाके में जो है, ये जो डच बोलने वाले लोग हैं, ज़्यादातर फ्लेमिश इलाके में पाए जाते हैं। ये डच बोलने वाले लोग कितने प्रतिशत हैं? तो डच भाषा बोलने वाले लोग आपको 59% हैं। कितने प्रतिशत? 59%। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ये आपको पाए जाते जो हैं, ये कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 40%। 40%। और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, अब जोड़ लीजिए कितना हो गया, 59 और 40, 99 हो गया। तो मतलब जर्मन बोलने वाले लोग कितने प्रतिशत है? बच गए 1% लोग मात्र जर्मन बोलने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इससे हट के आते हैं, कहाँ? ब्रुसेल्स की राजधानी, इसकी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पहुंच जाते हैं। ब्रुसेल्स में इसका उल्टा हो जाता है। ब्रुसेल्स जो क्षेत्र है, राजधानी है किसकी? बेल्जियम की। यहाँ जो भाषा का जो के आधार पर जो बोलने वाले लोग हैं ब्रुसेल्स में, यहाँ आपको फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा है। वो भी कितना ज्यादा है सुन लीजिए, ज्यादा नहीं, 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले, और मात्र 20% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलने वाले। क्या बोलने वाले? डच बोलने वाले। कहाँ? आपको ब्रुसेल्स में। कहाँ की? बेल्जियम की राजधानी में। अब जब बेल्जियम की राजधानी में ये इतने लोग हैं, तो बात ये होती है कि 1950 और 60 के दशक से में, मतलब 1950 के करीब में, यहाँ एक क्या हो जाता है कि खटपट हो जाता है, अनबन सा हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है। ये क्यों होता है? क्यों होता है कि ये जो फ्रेंच है बोलने वाले लोग हैं, ये ज्यादा ताकतवर है थे उस समय में। उस समय में मतलब 1950 के पहले ये जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे, ये ज्यादा ताकतवर थे। फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा ताकतवर थे। ताकतवर थी। और आपको डच बोलने वाले लोग क्या थे? कम ताकतवर थे। ये वही मतलब कि ये जो डच बोलने वाले लोग हैं, ये थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर रहे होंगे, और फ्रेंच बोलने वाले लोग क्या रहे होंगे? आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत थे। इसलिए अब यहां पर क्या हो गया कि तनाव होना शुरू हो गया। फ्रेंच लोगों का क्या था? दबदबा था। इसके वजह से तनाव होने शुरू हो गए 1950-60 में। 1950 से 60 के बीच में तनाव पैदा हो गया। 1950 और 60 के बीच में क्या हो गया? तनाव हो गया। कहाँ? बेल्जियम में। तनाव भी होगा तो किससे हो? किसके बीच होगा? डच और फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले लोग तो है नहीं, बहुत कम है, इनको उतना फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 1950 और 60 के बीच में तनाव हो गया किस में? डच और फ्रेंच बोलने वालों में। अब जब ये तनाव हुआ तो इसके बाद परिणाम क्या हुआ? क्या समझदारी दिखाई बेल्जियम ने या फिर नासमझी दिखाई? उससे पहले हम लोग चलते हैं श्रीलंका, तब इसको देखेंगे, फिर आ जाएंगे।
हम लोग चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की बात कर लेते हैं। ये आपका जो ये जो देश है, ये पड़ता है एशिया में, दक्षिण एशिया में। कौन? श्रीलंका दक्षिणी एशिया में पड़ता है। वो कहां पड़ा था? बेल्जियम कहां था? यूरोप में था। और ये श्रीलंका कहां है? एशिया में का एक देश है। यहाँ की राजधानी जो है ये क्या है? कोलंबो है। कहाँ की राजधानी? श्रीलंका की कोलंबो। यहाँ भी अलग अलग तरह के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कहाँ? श्रीलंका में भी। यहाँ मुख्य रूप से जो भाषा बोली जाती है वो दो, जिस तरह से यहाँ पर डच और फ्रेंच था बेल्जियम में, उसी तरह श्रीलंका में आपको तमिल और सिंहली बोलने वाले लोग, तमिल और सिंहली बोलने वाले लोग हैं। जो सिंहली बोलने वाले लोग हैं वो वहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। और ये तमिल बोलने वाले लोग जो हैं, इनको वो लोग क्या कहते हैं कि मूल नहीं मानते हैं, मूल निवासी वहाँ के नहीं मानते हैं। उन लोगों का मानना है कि क्या है, ये आपको प्रवासी है। अब ये तमिल बोलने वाले लोग कुछ जो प्रवास करके गए वो हमारे तमिलनाडु से गए। वो इसलिए गए रोजगार के कारण या फिर जो भी कारण रहा उस समय का, उसकी वजह से वो कहाँ चले गए? प्रवास करके। मतलब यहाँ से दूसरी जगह कमाने के लिए गए और गए तो वहीं बस गए, रह गए। अब उनके जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, बाल बच्चे हैं, उनसे आगे जो पीढ़ी बढ़ी वो वहीं के वहीं रह गए, वहां से वापस लौटे नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो आपको श्रीलंका में है, दो भाषा बोले हम। कौन कौन सा? आपको बोले मुख्य रूप से जो है सिंहली, और दूसरा क्या? तमिल, और तीसरे लोग हैं, ये आपको 74% है। कितने प्रतिशत? 74%। और तमिल बोलने वाले लोग आपको यहाँ पाए जाते हैं 18%। और अन्य भाषा जो बोलने वाले लोग हैं ये बच गया कितना? 8%। ये यहाँ की बनावट है। अब जो ये सिंहली लोग हैं ये यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। कहाँ के? श्रीलंका के ये मूल निवासी कहते हैं खुद को। अब ये जो तमिल है इसमें दोनों हैं, कुछ प्रवास करके गए भारत के तमिलनाडु से और कुछ वहां के मूल निवासी हैं, और कुछ यहां से आपको कहां से? तमिलनाडु से प्रवास करके गए थे। तमिल भाषा बोलने वाले लोग। और अन्य में जो आते हैं ये इसमें उर्दू भाषी लोग भी हैं, हिंदी भाषी लोग भी हैं। और ये जो मूल निवासी खुद को मानते हैं सिंहली बोलने वाले लोग, ये आपको जो इनका जो ये लोग जो जिस धर्म को मानते हैं ये इनका जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म को मान के चलते हैं। और ये जो तमिल बोलने वाले लोग हैं ये इसमें कुछ हिंदू धर्म को भी मानते हैं, कुछ मुस्लिम धर्म को भी, और कुछ ईसाई, जो दोनों में ईसाई 7% लगभग है, जो दोनों में है, जो तमिल में भी है और आपको सिंहली में भी है। ये इस तरह से है वहां का। और यहाँ की जो आबादी है श्रीलंका की लगभग 2 करोड़ आबादी है। 2 करोड़ के करीब किसकी आबादी है? श्रीलंका की आबादी है 2 करोड़। 2 करोड़ आबादी है श्रीलंका की। और अब यहाँ पर देख लिए बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, और सिंहली लोग अपने आप को मूल निवासी मानते हैं। ये श्रीलंका जो है ये
हमारे 1 साल बाद, हमारे आज़ादी से के बाद, हमारे स्वतंत्र होने के 1 साल बाद स्वतंत्र हुआ। ये भी क्या था, इसके अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। ये 1948 में आज़ाद हुआ। कौन? श्रीलंका। 1948 में इसको क्या मिली? आज़ादी मिली, 1948 ईस्वी को। और अब जब आज़ादी मिली तो यहाँ जो ज़्यादा सिंगली भाषा बोलने वाले लोग थे, ये अपने आप को ज़्यादा थे और ताकतवर भी थे, तो ये लोग अपना चलाने लगे। ये क्या करने लगे? अपना चलाने लगे। इन्होंने क्या कहा, जो प्रवृत्ति बनाई, जो शासन का जो तरीका बनाया, उसमें इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या कर दिया? वहाँ का धर्म मान लिया। और सिंगली को भाषा वहाँ की। दूसरी बात उन्होंने ये भी की कि जो भी जितनी भी सुविधाएं होंगी वो किसको मिलेंगी? नौकरी हो या फिर जो भी हो, आपको अन्य सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती हैं, वो सारे किसको मिलेंगे? सिंगली को मिलेंगे। अब एक बात बताइए कि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, या इस हिसाब से ले लें तो 3 सदस्य को ही मान लेते हैं। 3 सदस्य हैं और आपके यहाँ जो व्यक्ति, मतलब जो आपके पिता हैं, गार्जियन हैं, वो क्या करें? आपके 3 भाई हैं, एक भाई को बोलें कि हम सुविधा देंगे सारा, और बाकी दोनों को क्या करेंगे? हम नहीं देंगे। तो आप क्या करेंगे? सोचिए, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? इसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। तो यही हुआ कहाँ? श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। यहाँ 1956 में इसका विरोध शुरू हो गया। श्रीलंका में इसका विरोध शुरू हो गया। किसके द्वारा? तमिलों द्वारा शुरू कर दिया गया, जो कि आपको पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं तमिल बोलने वाले लोग ज़्यादा। तो इन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? सिंगली लोगों के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ। अब जब विद्रोह हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो विद्रोह होने लगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ 74% कहाँ और ये 18% कहाँ। तो जाहिर सी बात है, कुछ तो ताकत से क्या कर लिया गया? सिंगली लोगों ने, सिंगलियों ने इसको क्या किया? दबाने की कोशिश की। तो फिर इन्होंने क्या कर लिया कि अपना एक 1990 के टाइम में एक अपना गिरोह या विद्रोह ग्रुप कहिए, लिट्टे का निर्माण किया। इसका? लिट्टे का। लिट्टे, इसका हम फुल फॉर्म भी बताते हैं आपको, लिट्टे का। इसका निर्माण किया और ये लोग क्या करते थे? विद्रोह करते थे। मतलब ये लोग आज़ादी चाहते थे, ये लोग पूरा हिस्सेदारी चाहते थे कि हमको भी हिस्सा मिले। अब ये लिट्टे का जो होता है फुल फॉर्म, वो लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम बनाया। और इन लोगों का विद्रोह चलता आ रहा है। और आज भी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भाग गए और यहाँ की हालत क्या है, खराब हो गई। तो एक बात बताइए हमको कि जब आपके घर में क्या हो, फूट हो जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो, तो क्या होगा? जितनी आर्थिक स्थिति है वो क्या हो जाएगी? तबाह होगी या नहीं होगी? तो जो सत्ता चलाने वाले हैं वो क्या करेंगे? सत्ता संभालें, क्योंकि वो तो सत्ता में वो क्या कर रहे हैं? हिस्सेदारी तो दे नहीं रहे हैं, और वो सत्ता भी नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि विद्रोह तो करेंगे लोग, क्योंकि बगावत तो कर लेगा लोग। तो इसलिए क्या हुआ? श्रीलंका की क्या हो गई? स्थिति खराब हो गई, और यहाँ बहुत ज़्यादा इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई।
अभी हाल फिलहाल तक ये अभी चल ही रहा है। तो ये अब आते हैं हम लोग इससे, यहाँ से श्रीलंका से उठकर कहाँ, फिर से बेल्जियम आ जाते हैं। अब बेल्जियम में क्या किया गया कि यहाँ पर जो शासन प्रणाली को बांटी गई, इस तरीके से बांटा गया कि कहाँ की बात कर रहे हैं हम, बेल्जियम की। आप श्रीलंका में मत रहिएगा, समझे ना, श्रीलंका से बेल्जियम आ जाइए। अब बेल्जियम में क्या किया गया कि आपको जो शासन की जो तरीके अपनाए गए 1950 और 60 के बाद, जो ये तनाव पैदा हुआ, इसके बाद जो शासन की जो प्रवृत्ति बनाई गई वो इस हिसाब से बनाई गई कि सभी लोगों को उसमें भागीदारी दी गई, चाहे वो फ्रेंच बोलने वाले हो, डच बोलने वाले हो या जर्मन बोलने वाले हो, सभी के प्रतिनिधि को किस में शामिल किया गया, सरकार में शामिल किया गया। और सबका की भागीदारी होगी, चाहे वो कोई भी नियम बने या फिर कोई भी तरीके हो, कोई भी कार्य हो या कोई भी डेवलपमेंट का वर्क हो, इसको ये करने के लिए, संचालित करने के लिए सभी को क्या कर दिया गया, एक साथ कर दिया गया और एक साथ लिया गया। तो देखते हैं इसकी जो सत्ता चलाने की जो के तरीके थे उसको भी हम लोग देखते हैं। पहले मिटा देते हैं क्योंकि इतना तो जगह है नहीं कि लिख सकें। तो बेल्जियम में सत्ता का ढांचा इस प्रकार बनाया कि यहाँ पर केंद्र में डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों को, दोनों को समान अवसर दिए गए, दोनों के मंत्री समान संख्या में बनाए गए। और अब जो समान संख्या में थे तो यहाँ पर कोई भी विशेष अगर कानून पारित की जाए या कानून बनाया जाए, वो कानून तभी बनेगा, संभव होगा, पारित होगा जब तक कि दोनों का बहुमत नहीं हो, या फ्रेंच बोलने वाले हो या डच बोलने वाले हो, दोनों के बहुमत से ही क्या होगा, विशेष कानून बनेगा। और तीसरी बात ये की गई कि इस जो शासन प्रणाली को है दो भागों में बांट दिया गया, ये तीन भागों में बांट दिया गया, केंद्र और राज्य मतलब राज्य या प्रांत कह दीजिए, प्रांत के आधार पर बांट दिए गए। अब इसके बाद फिर एक अतिरिक्त तरह के भी सरकार की बनाई गई यहाँ, वो ऐसी सरकार है कि ये जो महानगर हैं वो नगरों में भी एक सरकार की व्यवस्था कर दी गई और वो उस नगर के क्षेत्र को देखेगा, और राज्य है तो राज्य के क्षेत्र को देखेगा। तो हम लोग जैसे हमारे यहाँ की बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ दो तरह की सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। केंद्र सरकार पूरे देश को देखती है, तो वैसे ही यहाँ भी केंद्र सरकार है, केंद्र में जो सरकार है वो क्या करती है, पूरे केंद्र को, पूरे देश को देखती है, पूरे बेल्जियम को देखती है। और आपको जो प्रांतीय सरकार है वो जो जिस प्रांत में उस प्रांत को देखती है। जैसे हमारे यहाँ राज्य बिहार यहाँ केंद्र में क्या है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते, और राज्य में हमारे यहाँ राज्य में हमारे यहाँ क्या होते हैं, हमारे यहाँ क्या होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं। इसी तरह वहां भी आपको क्या दो भागों में सत्ता को बांट दिया गया, एक केंद्र में और दूसरी राज्य में। अब तीसरी तरह की भी वहां सरकार बनाई गई, वो इसके अतिरिक्त है कि वो जो सरकार थी वो नगरों के लिए थी। किसके लिए है, नगरों के लिए है। कहाँ, आपको बेल्जियम में, कहाँ, बेल्जियम में। अब बात करते हैं कि सत्ता में साझेदारी आखिर जरूरी क्यों, क्या कारण, इसके फायदे क्या है। तो सबसे पहली चीज कि जब सबकी भागीदारी होगी तो तनाव नहीं होगा, आपस में कोई गुट भिड़ेगा नहीं, और जब तनाव नहीं होगा तो क्या होगा, वृद्धि और विकास सही ढंग से होगी। और जब सब मिल के रहेंगे तो सब चलाएंगे, नहीं तो क्या होगा, एक इधर टान रहे हैं एक उधर टान रहे हैं, किसकी तरह, श्रीलंका की तरह, पता चला कि क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो पहला चीज सत्ता में साझेदारी का
सबसे पहला ये है कि तनाव नहीं होगा और सब एक साथ क्या होंगे, चलेंगे। बस चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में कैसी सत्ता की साझेदारी को पूरी करेंगे, और भारत की सत्ता की साझेदारी की बात करेंगे, और फिर यहाँ के जो प्रणाली है, शासन प्रणाली, उसकी बात करेंगे। तो ये प्रणाली कई तरह के हैं, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इसी के साथ कि हम लोग अलविदा होते हैं आज के लिए, फिर अगले क्लास में अगले दिन मिलते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।